पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी और पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया है। 2 हफ्ते की सीज़ फायर हासिल हो गई है और बाकायदा मुज़ाकरात जुम्मे से इस्लामाबाद में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी मामले पर जहां पूरी दुनिया खुश है, वहां हमारे पड़ोस में बहुत ज़्यादा तशवीश भी पाई जा रही है और साथ ही पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और कुछ ख़ास शख्सियात पे भी फोकस किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर उर्वा इलाही और मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम। हबीब साहब, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, एक तो उसको भी फोकस किया जा रहा है भारत में, और क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि भारत की वजारत ख़ारजा इस सारे सिलसिले में क्या कर रही थी। भारत जो अपने आप को दुनिया का एक लीडर भी समझता है और रीजनली भी भारत अपने इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, हम पिछले दिनों से देख रहे थे, एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो अब वहाँ पे तो आप कह लें कि सफ़े मातम बिछ गया है और बजाय इसके कि खुश हो, पूरी दुनिया ने वेलकम किया इस जंग बंदी को। हम यूरोप की बात करें अगर, तो यूरोपीय यूनियन ने, फिर कियर स्टारमर ने, फ्रांस ने, टर्की ने, हर कोई इसको वेलकम कर रहा है। इवन सऊदीया और कुवैत ने भी इस चीज़ को वेलकम किया। तो भारत में इतना अपोजिट रिस्पांस क्यों आ रहा है, जबकि भारत तो ये भी कह रहा है, मतलब खैर मकदम की स्टेटमेंट भी दी भारत ने कि हम वेलकम करते हैं सीज़ फायर को, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं किया। जहाँ तक इस मुआहदे का हो जाना, यानी इस जंग का बंद होना है, इसमें फ़ायदा एक्चुअली हर किचन को पहुँचेगा और ख़ास तौर पर भारत में पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत बड़ी है। और भारत में जो एलपीजी की वजह से लोगों के चूल्हे बंद हो रहे थे, उसकी कमी की वजह से गैस, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही थी। तो सबसे पहले तो इस जंग का फ़ायदा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक आम आदमी को पहुंचेगा, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो लिहाजा ये फ़ायदा तो सबको मिलेगा। और चूँकि इंडिया ने इसमें कोई काम नहीं किया, तो इसलिए इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी है कि मोदी जी जो यानी कल भी जो इलेक्शन होना है वहाँ पर कुछ रियासतों में, और फिर उसके बाद इसी महीने के आखिर में बंगाल में भी इलेक्शन है। तो इन इलेक्शंस के लिए जो सारी कैंपेन बना रहे थे वो वही थी, एंटी मुस्लिम, एंटी इंडिया। तो अब पता चल रहा है, एंटी पाकिस्तान। तो अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया के लोगों के किचन ठीक हो जाएंगे, उनका जो किचन एक्सपेंस है वो कम होगा, वहाँ पे एलपीजी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी, गैस आना शुरू हो जाएगी, लोगों की मोटरसाइकिल में पेट्रोल सस्ता पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब उन्हें पता, लोगों को ये पता चल रहा है कि है ये तो पाकिस्तान ने हमारी फेवर का काम कर लिया है। तो अब मोदी जी वहाँ पे जाके क्या बताएंगे कि पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है। अब हबीब साहब, जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, वो तो बड़े लाइक दुखी किस्म के, और आप कह लें कि किसी तो एंकर ने अपना माइक उतार के फेंक दिया और जो लोग हैं वो लाइक शीशे तोड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं। मोदी जी ने जो अपने इंडिया के स्टेचर पर जो हमला किया था, उसकी तारीख थी 25 मई 2025, माफ कीजिएगा, 2000 मई 2025 को जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था। बेसिकली वो एक सुइसाइडल अटैक था ऑन इंडिया इटसेल्फ, कि उसका जो स्टेचर था एक बड़ी पावर का, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का, और एक ऐसे मुल्क का जो रीजनली नताइज पैदा कर सकता है। पता ये चला कि नताइज उल्टे पड़ गए सारे के सारे। एक तो क्वेश्चन हुआ ऑपरेशन सिंदूर ने तबाही कर दी, उसके जवाब में ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने, और फिर उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो जिसे वो कहते हैं ना, छेड़ बना ली मोदी जी की, कि आपके तो इतने त्यारे गिर गए थे, आपके तो इतने त्यारे गिर गए थे। तो लिहाजा उनका जो अमेरिका के साथ रिलेशन था, जिसके लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर न्यूयॉर्क में जाके एक इंटरव्यू दिया था एक पॉडकास्टर को, और उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी यानी मोदी का इंडिया और ट्रंप का अमेरिका बेसिकली एक ही है। तो पता चला नहीं, मोदी का इंडिया वो है जिसको आज दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा, और ट्रंप का अमेरिका जो है वो अपने रिलेशनिंग के लिए, अपने मामलात के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है किसी दर्जे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त का बायस बनी। हबीब साहब, ऑपरेशन सिंदूर का सिंस यू हैव मेंशन, तो उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा, इवन कांग्रेस ने भी, कि भाई आपने आज तक हमें कोई काबिल कबूल किस्म की कोई मुनासिब वजाहत ही पेश नहीं की कि ये फौरी जंगबंदी आपने क्यों की। मतलब इफ़ यू वर एक्चुअली विनिंग एज यू क्लेम सो, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी कि अगर ट्रंप ने आपको कहा भी था। तो आप देखें कि उसके ऊपर अभी तक ही इज़ कीपिंग मम। उन्होंने अभी तक नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई, कोई ऐसी वजाहत जो लोग कबूल कर सकें। तो अब हम तो है, और फिर ट्रंप ने लाइक यू मेंशन के बार बार छेड़ बना ली।
अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान ने काइंड ऑफ रेसिप्रोकेट किया है ट्रंप को जंग बंदी करा के? एक दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया तो एक दफ़ा हमने कर दिया। जी बिल्कुल, किसी दर्जे में ये है, ये तो गिव एंड टेक है ना बेसिकली। जो अमेरिका की जो पोजीशनिंग, हम अमेरिका के अंदर भारत की पोजीशनिंग को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, अब वो भारत की अपनी पोजीशन ही अमेरिका के अंदर इतनी नीचे चली गई है कि इट इज़ नोवेयर। भारत, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वी रिस्पेक्ट इंडियन पीपल, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, लेकिन इंडिया के लोगों को ये पता चल गया है कि दरअसल इंडिया का जो स्टेचर था, जो उसकी वर्ल्ड स्टेज पे इज्जत थी, वो उसके ऊपर हमला किसी और ने नहीं किया, वो खुद मोदी जी ने किया है। अच्छा हबीब साहब, एक और क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जो जिस तरह उड़ी अटैक्स के बाद नरेंद्र मोदी ने ये क्लेम किया था कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे बिल्कुल अकेला कर देंगे, तनहा कर देंगे, ख़ास तौर पे सिफारती मैदान में। और अगर आप देखें तो पूरी एक कैंपेन चली थी, जगह जगह हर फोरम पे, हर जगह पे ये मेंशन किया जाता था कि पाकिस्तान टेररिज्म को और इसके आउटफिट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, इस नेटवर्क को पाकिस्तान चला रहा है। और इंडिया ने बड़ी एक, जिस तरह आप कहें कि जैसे 9/11 था तो इसी तरह से आई गेस 26/11 भी बना लिया था, और इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें, मुंबई अटैक्स वगैरह, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरा बयानिया बनाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो बयानिया तो बिल्कुल ही शटर हो गया। अब पाकिस्तान तो आपको नज़र आ रहा है और हर जगह पे पाकिस्तान का नाम, यानी इवन कुछ दिन पहले तक भी हम इंटरनेशनल मीडिया की जो स्टोरीज़ देख रहे थे तो उसमें था कि हाउ पाकिस्तान बिकेम एन अनलाइकली मीडिएटर। बड़ा बहुत से लोगों को हज़म नहीं हो रहा था, और इंडिया के बहुत से जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ के, उन्होंने गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए, बड़ी मतलब आप कह लें कि बदतहजीबी वाली लैंग्वेज, और उसमें उन्होंने कहा कि जो ब्रोकर्स का किरदार अदा कर रहे हैं ये इंडिया का लेवल नहीं है, एंड दे वर लाइक एक्चुअली सस्पिशियस अबाउट पाकिस्तान गेटिंग एनी सक्सेस इन सच एन एंडीवर। तो अब जब पाकिस्तान कामयाब हुआ तो अब इंडिया में तो सही कोहराम मचा हुआ है कि कैसे कामयाब हो गया। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की सीज़ फायर कामयाब हो जाएगी। आप देखें 1.5 घंटा पहले ऐलान हुआ डेडलाइन से। अब वहाँ पर तो सफ़े मातम बिछी रहेंगी, और जाहिर है ये उनका अपना किया हुआ है, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब नफरतों के बदले आप क्या चाहते हैं? आप जब नफरतों की सौदागरी करते हैं तो फिर आपको इसी तरह आके मुंह पे पड़ती हैं। अब मोदी जी को भी चाहिए और इंडिया की इंटेलिजेंसिया को चाहिए। ये इंडिया के लिए कोई डिबैकल, एक डिप्लोमेटिक डिबैकल है, लेकिन ये इंडिया के सर्वाइवल का इशू नहीं था, पाकिस्तान के ये सर्वाइवल का इशू भी था। ये भी एक हमें जहन में रखना। बिल्कुल, इंडिया का पड़ोस ईरान नहीं था, हमारा पड़ोस ईरान, हमारे ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व थे, हमारे ज़्यादा स्टेक्स हैं, वहाँ से जंग स्पिल ओवर भी कर सकती थी। इस वजह से हमारे स्टेक्स और थे, हमारी एनर्जी और थी, हमारी पोजीशनिंग और थी, उसका हमें फ़ायदा भी हुआ। अच्छा, अब अमेरिका, अगर इंडिया ये चाहता था कि बीच में आना तो वो आ जाता, उसको किसी ने रोका तो नहीं था ना, लेकिन वो तो इस जंग के शुरू होने से 2 दिन पहले खुद इसराइल में था, मोदी जी इसराइल में थे, और जैसे ही वो वहाँ से निकले हैं तो वहाँ ईरान पे अटैक शुरू हो गए, तो पता चल गया। दूसरी बात यह है कि चाबहार में इतनी इन्वेस्टमेंट करके इंडिया दौड़ गया, चाबहार के ज़रिए ये अफ़गानिस्तान को भी कंट्रोल करना चाह रहा था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी। तो लिहाजा इससे पता ही चलता है कि इंडिया के अंदर द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आर नॉट इवन कॉग्निजेंट ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़। वो उन्हें ये भी नहीं पता कि अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, बिल्कुल, और ईरान का और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, चाबहार की क्या हैसियत है। बेसिकली ये सारे के सारे इल एडवाइज्ड प्लान्स थे जो ख़त्म हो गए। तो उसके नतीजे में ये इंडिया को सिर्फ ये नहीं है कि उनको वो इर्रेलेवेंट लग रहे हैं, इंडिया के अंदर इस लॉस पे गौर होना चाहिए कि वो जो सैकड़ों बिलियंस, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ रुपीज़, इंडियन रुपीज़, जो बेसिकली इंडिया के लोगों के थे, वहाँ के गरीबों के और भूखे मरते हुए लोगों के, फुटपाथ पे सोने वालों के, वो पैसे आपने किन मंसूबों पर लगाए? सही। तो लिहाजा इंडिया का इट इज़ नॉट ओनली कि उन्हें वो इग्नोर हो गए हैं, उसके साथ साथ उनका बहुत बड़ा फेलियर है। फेलियर नॉट इन द सेंस कि वो मीडिएशन में नहीं है, ये कोई बड़ा फेलियर नहीं होता। अहम फेलियर ये है कि वो जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर लास्ट 50 ईयर्स, जो उनकी पॉलिसीज थी वो सारी की सारी धड़ाम से नीचे गिर गई। बिल्कुल, सब कुछ शटर हो गया, बड़े अरसे तक जो उन्होंने नैरेटिव बनाया। जब आप नफरतों की बुनियाद पे अपने मुल्क को चलाना चाहेंगे तो फिर आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इंसान नफरत की बुनियाद पे नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर चलता है। बिल्कुल, तो ये अब इंडिया के लोगों को भी सीखना चाहिए कि वहां पे जो वॉर मॉन्गरर है सबसे बड़ा, उनका नाम है मोदी जी।
वहां पे जो सबसे बड़ा हेट स्पीच करने वाला आदमी है उसका नाम है मोदी जी। वहां पे जो लोगों को अमन से डिसल्यूजन करता है, वहां पे जो लोगों के अंदर लोगों को एक को लड़ा के, एक को दूसरे के खिलाफ लड़ा के हुकूमत करना चाहता है, एक इंडियन को दूसरे इंडियन के खिलाफ खड़ा करके वो अपनी पावर चाहता है, उसका नाम है मोदी जी। तो नाउ इट्स अप टू इंडिया, दे शुड डिसाइड हिज फेट कि किस तरीके से उसने एक इतने बड़े मुल्क को, इतने खूबसूरत मुल्क को और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उसने मिसगाइड किया और मिसगाइड करके उसे ऐसी स्टेज पे ला खड़ा किया कि जहां पे वो खुद को महसूस करें कि वी आर लेफ्ट आउट। और हबीब साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये हर हाउस होल्ड के लिए बेहतरी हुई है, तो अगर हम देखें तो पिछले दिनों मिडल ईस्ट में जो एक कोलैप्स हमें नज़र आ रहा था, एक क्राइसिस हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लोगों को फोर्स किया जा रहा था, जो हमारे जैसे इलाकों के लोग थे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, दे वर सेंट ऑन फोर्स्ड लीव्स। तो अब उन सब के लिए भी ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। पीस सर्व्स फॉर ऑल। यस, तो ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। अमन जो है वो सबकी ज़रूरत है, हम सबकी ज़रूरत है। और ये जो जिस तरह वॉर मॉन्गरिंग और ये जो हेट स्पीच शुरू हुई पड़ी है ना इंडिया में, देखिए एक बात समझिए, ये जो नई जनरेशन है ना, इस जनरेशन ने इन लकीरों को नरम करना जिनको हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, दिस इज वाई इंटरनेशनल इनका नाम क्या रखा जाता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है इन्होंने नरम होना है, लोगों ने एक दूसरे के करीब आना है। सही। और लिहाजा लोगों को एक दूसरे के करीब आना चाहिए, बजाय इसके कि लोग ये जो हेट, ये जो नफरत अंगेज तकरीरें करते हैं या नफरतें बेचते हैं, बजाय इसके कि उनके झांसे में आए। बिल्कुल। अच्छा हबीब साहब, अब ये पड़ोस की तो बात हो गई, अब हम असल मुद्दे पे भी आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने ये वाकई एक बहुत ब्रेक थ्रू अचीवमेंट तो ये है, और पूरी दुनिया ही परेशान थी, वो जो एक डेडलाइन थी वो रीच होने वाली थी, और ट्रंप से यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। किसी हद तक तो हम ये कह भी सकते हैं कि ट्रंप ने थोड़ा ब्लफ भी खेला, बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेट किया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उसमें बड़े इमोरल किस्म की स्टेटमेंट्स भी थी कि पूरी सिविलाइजेशन को ही हम ख़त्म कर देंगे, और दुनिया की तरफ से कंडेमनेशन के अलावा एज सच कोई बड़े रिस्पॉन्सेज अब नहीं आते, मैंने ये देखा है। तो पूरी दुनिया ही परेशान थी कि ट्रंप कुड गो फॉर एनी लेंथ। तो उस वाक़े से 1.5 घंटा पहले इस कामयाबी को हासिल करना और दुनिया को किसी स्पिल ओवर इफ़ेक्ट से बचा लेना, तो इसका सहरा तो पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लेकिन अब हबीब साहब, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब जुम्मे से दोबारा बाकायदा मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे, दोनों पार्टीज़ बैठेंगी इकट्ठी, और इसमें हो सकता है कि अब जिस तरह जेडी वेंस का नाम आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी लीडिंग द डेलीगेशन, तो ज़्यादातर तो हम वो स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर का सुनते थे न्यूक्लियर टॉक्स के लिए, तो शायद मुझे लगता है कि ये भी एक चेंज ऑफ लीडरशिप हुई है, शायद एक बेहतर एक ट्रस्ट बिल्डिंग मैयर के तौर पे मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने जेडी वेंस को यहाँ पे सामने ला के खड़ा किया है। अब इसका अंजाम क्या आपको होता नजर आ रहा है? तो आई डिसएग्री विद यू ऑन द यूजेज ऑफ ब्लफ, इट वाज नॉट ब्लफ। ठीक है। अमेरिका के पास क्या ये ताकत है करने की? ठीक है। देखिए इसको समझिए, मेरे हाथ में इस पेन की बजाय मैं इस पेन के जोर पे आपको किसी बात पे कायल करना चाहूँ कि आप अपना मोबाइल फ़ोन मुझे दे दें, ऑब्वियसली यू वोंट डू इट। लेकिन अगर यही पेन एक पिस्तौल है, ठीक है, तो उसके बाद जब मैं कहूँगा तो फिर सूरत हाल कुछ और होगी। लेकिन हबीब साहब फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस तो अमेरिका के लिए बाद में होने थे ना, ईरान के लिए पहले वही ना कि मतलब वी वर स्टिल वरीड कि कुछ हो सकता है, तो ईरान के लिए पहले होने थे ना, तो लिहाजा इट वाज नॉट ब्लफ, इट वाज कैलकुलेटेड मूव। उसने आगे बढ़े और उसके नतीजे में उन्होंने एक, और ईरान को भी समझ आ गई, या तो उससे पहले ईरान के अंदर तबाही ना हो चुकी होती, ईरान के अंदर ब्रिज तबाह ना हुए होते, ईरान के अंदर हॉस्पिटल्स, ईरान के अंदर स्कूल्स, ईरान के पावर हाउसेस, ईरान का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस है, ये सारी चीजें बर्बाद ना हुई होती, तो देन यू कुड से ब्लफ, इट वाज नॉट ब्लफ। One. But what was more for them over there to destroy? अब क्या मतलब बस अंधाधुंध वो एक demolition starts? ये जो वॉर ऑफ तोरब हो रहा है वो तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, जो अफगानिस्तान में हुआ था, तो एक नई वियतनाम वॉर को जन्म दे देते हैं वो किसी भी हद तक। देखिए आप जब जंग होती है तो जंग के अंजाम तो आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते,
तो जंग तो किसी तरह भी जा सकती है। ये जंग के अंदर, और जब बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स होती है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इसमें कोई जो मॉरल चीज़ें हैं ना, ये डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ना होती हैं। आप जरा अभी इंडिया की बात कर रहे थे, जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्च किया था, पाकिस्तान के खिलाफ, उसके पास कोई मॉरल, उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी? नॉट एट ऑल। वो तो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपना एक बूस्ट लाने, यही चीजें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो होता है वो इंटरनेशनल होता है ना। हबीब साहब देखें, ये बात तो है कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है उसमें। लिहाजा ये कहना कि वहां पे वॉर हमेशा ऐसी फैलती है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जिसमें वॉर में करोड़ों लोग दूसरी जंग अज़ीम में मर चुके हैं। आप समझते हैं कि इस हद तक वाकई अमेरिका रातों रात एक सिविलाइजेशन खत्म जंग हाथ से निकलती है तो फिर वो निकलती चली जाती है। ठीक। तो जहां पे आप यहीं पे बैठ के लोग यहाँ पे वो नहीं बात कर रहे थे कि एटम बम भी चल सकते हैं, तो वो तो लॉबिंग स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली इट वाज नॉट ब्लफ। तो ये जो दुनिया समझ रही है कि ईरान ने यानी अमेरिका ने भाई फॉर एवरीवन इट्स गुड। सेकेंडली जो ईरान है, ईरान हैज फेस्ड व्हाट वी हैव नॉट। ईरान के अंदर ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, इट वाज एलिमिनेटेड। लेयर्स ऑफ लेयर्स। ईरान के अंदर कौन सी जगह रह गई थी जो महफूज रह गई थी? ईरान ने वो सारी डिस्ट्रक्शन देखी है। तो ईरान को अल्टीमेटली नजर आ रहा था कि जब डिस्ट्रक्शन इस लेवल की हो सकती है तो इससे आगे क्या कुछ हो सकता है। तो ईरान वाज राइट। और फिर चाइना पुश्ड इट, पाकिस्तान पुश्ड इट, एवरीबडी इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा हर कोई चाहता तो था कि एक रिलीफ का पॉइंट आए, क्योंकि पूरी दुनिया ये जो पीस होता है ना, जब पीस आ जाता है, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ डिफीट एंड विक्ट्री। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ऐसा नहीं था कि यूएसए भी मतलब कुड गो टू एनी लेंथ। ऐसा नहीं था, कुछ रिस्ट्रेंट्स तो थे। देखें, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी यूएसए पे, चाहे मतलब आप कह लें कि फॉर्मल किस्म की कंडमनेशंस थी, प्रेशर्स तो थे। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रंप मजीद यूज़ ऑफ फोर्स करता, पर ऑलरेडी दे हैव डन दैट अ लॉट, तो मजीद डिस्ट्रक्शन तो होती। लेकिन ऑलरेडी भी तो जो उनके टारगेट्स थे, जिस तरह वो कहते हैं कि हमने इनकी मिलिट्री बिल्कुल ख़त्म कर दी, ओबिलिटरेट ही कर दी हमने, ठीक है, हमने इनकी रिजीम भी चेंज हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, अब ये जो दोनों पार्टीज़ अब दे आर गोइंग टू टॉक, तो अब दोनों अपने अपने तौर पे जीत चुकी हैं, ठीक है। ईरानी जो नेशनल मीडिया है उसने भी यही जारी किया अपना स्टेटमेंट कि हमने ट्रंप को क्रशिंग डिफीट दी अमेरिका को। और जो ट्रंप हैं उन्होंने भी एक फ्रेंच चैनल को यही पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि हम जो है हमारी कंप्लीट और टोटल विक्ट्री हमने हासिल कर ली। ये तो दोनों तरफ से रहते, देखिए दोनों। अच्छा नहीं, लेकिन हबीब साहब अब इसमें एक बात है, ट्रंप जो है वो ये कहता है कि हमारी रिजीम चेंज भी हो गई, ठीक है, और हमने इनकी मिलिट्री और सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया, ठीक है। तो उनके नज़दीक तो, और यूरेनियम जो है वो वैसे बरिड है, तो मतलब दैट इज़ नो मोर अ कंसर्न नाउ। तो उनके लिए एक हद तक एक ही चीज़ रह गई थी, और वो था हॉर्मुज़ का खुलना। वो भी अब अचीव हो गया थ्रू दिस सीज़ फायर एग्रीमेंट। तो उनके नज़दीक ये, उनके क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स मुसलसल इवॉल्व हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो अब जीत चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने रेजिस्ट किया, और जिस तरह भी है, लेकिन एक रिजीम उनका कंटिन्यू कर गया। लीडरशिप तो चली गई, लेकिन उसी सिस्टम के अंदर नए लोग आ गए ना, तो उनकी भी एक तरह से अगर आप देखें तो, एंड दे वर नॉट द वन हु वर स्ट्रेसिंग फॉर अ सीज़ फायर, वो अमेरिका था। और हॉर्मुज़ भी एकदम से उनके उस तरह कंट्रोल में आ गई कि अब उनको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट करेगी। तो अब ये कौन सी साइड जीत रही है? एक तो ये है कि इसमें जो जीत और हार है उसका तयन उस तरह नहीं किया जाता, ठीक है, और स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वॉर्स विद अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका ने किसी जगह कब्जा नहीं करना होता, ठीक है। तो लिहाजा कब्जा करना तो उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। नहीं, वो खार आइलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहे थे, तो वो भी अगेन ईरान को मनाने के लिए, हाँ वही ना, नॉट कब्जा। ठीक। अमेरिका ने कभी कब्जे नहीं किए आज तक, डीलिंग व्हीलिंग के जरिए अलास्का भी ले लिया था। नंबर 2, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पॉलिटिकल होते हैं, और वो थोड़े वो होते हैं, यानी जिनको आप यूँ कह लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं, रादर दैन के वो कोई बिल्कुल विजिबल हो। तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने किसी दर्जे में, अमेरिका को ये फ़ायदा तो हुआ है कि उन्होंने जो लोग उनसे बात नहीं करना चाहते थे उन्हें ख़त्म कर दिया। ईरान को इतना लॉस पहुंचाया
बहुत पिछले नुकसान, साल जून में उन्होंने उनकी 3 बड़ी नातंज, फर्दो और अस्फहान में जो बिल्कुल बॉम्बिंग की थी, उससे उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स काफ़ी दबा करती थी। बाकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी उन्होंने उसको निशाना बनाया। तो इस वक्त जो अमेरिका के जो अगरचे वो एब्स्ट्रैक्ट हैं मकासद, उनको आप आज जब असेस करने लगते हैं या आज की पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाते हैं तो आप कुछ भी कह लें, लेकिन जब आप 10 साल आगे निकलते हैं तो फिर आपको पिछले 10 साल की वो पता चलता है कि अमेरिका ये कर चुका है। तो लिहाजा एक तो ये अमेरिका अगर सब सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो गए थे पर एग्जिट चाहिए अच्छा था। एग्जिट जो है वो अमेरिका ने हमेशा अपनी मर्जी का किया और अब्रप्ट किया। वो बी एट अफगानिस्तान, बी एट वियतनाम, बी एट कोरिया, कोरियन वॉर में भी ऐसा ही हुआ था और अब भी ऐसा ही हुआ, इराक में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये तो एक चीज़ होती है। अच्छा, अब आ जाए कि ईरान को क्या फ़ायदा हुआ। ईरान ने पहले हम ज़रा देखते हैं कि ईरान को कहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ। ईरान ने कहा था कि हम 15 पॉइंट्स को तो नहीं मानते। अगारची ने आज क्या लिखा हुआ है, अब्बास अरागची ने यही लिखा है ना कि वो 15 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स हमारे भी हैं। ठीक है, 15 पॉइंट्स तो आपने मान लिए। तो ट्रंप ने भी कह दिया कि वो वर्केबल है। अच्छा, उन 10 पॉइंट्स को आगे करने के लिए और उसके साथ अब आप ज़रा देखिए कि उन 15 पॉइंट्स में एक्चुअली वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इन 10 पॉइंट्स में, लेकिन वहाँ पर कंडीशनल है। यहाँ पर उन्होंने उनको निकाला है और एक स्ट्रेट अपने मुतालबात की फहरिस्त के तौर पर पेश कर दी है। तो लिहाजा ईरान ने एक अच्छी पॉलिटिक्स की, ठीक है, अपने आप को बचा लिया। अपने लोगों के लिए चीजें मांगी, आपने लोगों की नहीं मांगी, नहीं ये मतलब टेबल पे रख दी ना नेगोशिएशन। ऐसा नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ। ये सारी चीजें कंडीशनली उन 15 पॉइंट्स में मौजूद हैं। ठीक है कि ईरान अगर एटम बम नहीं बनाएगा और उसको वेरीफाइएबल रखेगा तो ईरान को एटमी तवानाई भी मिलेगी। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम कम करेगा या ख़त्म करेगा तो उस पर हमले नहीं होंगे। तीसरी चीज़, आपने हुर्मुज़ खोलेगा, लेकिन एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट के तहत, वो पहले उसमें भी था और उसमें भी उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस का कहा। तो आपने ये हुआ ये है कि देखिए अमेरिका ने जो चीज़ें आपको कंडीशनल दी थी, आपने क्या किया कि आपने वो कंडीशंस हटा दी और अपनी तरफ और से बाकी चीज़ें वो अपनी तरफ से। एक्चुअली वो एक ही चीज़ है। उन्होंने उनको अपने फेवर में करके पेश कर देना। सब कंसर्न्स तो यही थे, अपने फेवर में करके नहीं, फेस सेविंग के लिए। एक्चुअली ईरान को एक फेस सेविंग इंटरनली भी चाहिए, एक्सटर्नली तो चाहिए, एक्सटर्नली तो चलती रहेगी। बट आरंट दीज द ओनली कंसर्न्स हबीब साहब? देखें, सैंक्शंस हटाने का वो कब से डिमांड कर रहा था ईरान। देखिए उस पे 15 पॉइंट्स में आई विल रेफर बैक टू दैट ओरिजिनल अमेरिकन जो पेपर है, उसमें ये भी था कि सैंक्शंस कैसे हटेंगे। अच्छा, और इसमें आप ये डिमांड कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल भी रेटिफाई करेगी इनको, तो क्योंकि दे आर नॉट सोली रिलाइंग ऑन अमेरिका। वो तो भी जब आगे बात बढ़ेगी, एक्चुअली एक वर्केबल, आप यूं कह लीजिए कि एक अब ये दोनों वर्केबल आप उनको, अगर मैं नहीं समझता कि ये डिमांड्स हैं, ये बेसिकली उसी किताब में से निकाले हुए जो अमेरिका ने लिखी हुई, उसी को अपने ऊपर से हटा दिए हैं और नीचे मैंने लिखा था इफ यू डू इट तो यू विल हैव इट। तो आपने इफ यू डू इट हटा दिया, वी विल डू इट, एंड देन यू हैव टू डू दिस। आपने कहा कि आई वांट टू हैव इट, ठीक है ना। तो इसके जो अंदर, और जब आपने कहा कि जो पहले वाले 15 डिमांड्स हैं वो भी इसमें हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो कंडीशंस भी अप्लाई होंगी। लेकिन ओवरऑल देखा तो लिहाजा एक फेस सेविंग दोनों सूरतों में मिल गई, दोनों को मिल गई। तो इस फेस सेविंग में अब आप आगे बढ़े। राइट, तो अब हम देखते हैं लम्हा बलम्हा सूरत हाल जो है वो बदल भी रही है और अच्छे की उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।